तो गाइस जावास्क्रिप्ट के इस सीरीज़ में हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स और कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स काफ़ी इजी टॉपिक है, तो इसको आपको समझने में कोई भी इशू नहीं होगा। तो मैं आपको एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के अंदर टोटल 4 टॉपिक है, जो कि है एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और एक लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो मैंने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल नाम से, और यहाँ पे एक फाइल मैंने बनाया है operator.js, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं फटाफट से कोड लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ। तो मैं पहले का नाम रखता हूँ लेट ले लेते हैं, चलिए कोई नहीं, लेट a इक्वल टू 10 और लेट b इक्वल टू 15। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एडिशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोट्स में आपको सारे सिंबल्स भी लिख के दे दिए हैं कि कौन से क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल मैं लिखूँगा console.log और सिंपल एक स्ट्रिंग लूँगा, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूँगा a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा देंगे और कॉमा के बाद हम लोग सिंपल लिखेंगे a प्लस b, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग दिखा रहे हैं, ये आउटपुट में दिखेगा और इन दोनों की मदद से क्या होगा, वैल्यू दिखेगा। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे दिखता है कि नहीं। मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। तो अभी आप देखो, मैं इस फोल्डर में हूँ 3 ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को अभी मैं हटा देता हूँ और मैं आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ कि कौन से कैसे हम लोग फोल्डर में नेविगेट करते हैं। तो अभी आप देखो मेन फोल्डर कौन सा है, हमारा जावास्क्रिप्ट और बिगिनर्स वाला फोल्डर है, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ls टाइप करूँगा। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको dir टाइप करना है, dir। और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो ls टाइप करो, ठीक है। इंटर जैसे लिखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फोल्डर्स दिखाएंगे। तो हमें जाना है किस फोल्डर में, इस फोल्डर में, ठीक है। तो मैं cd लिखूँगा और इस फोल्डर में चला जाऊँगा टाइप करके, ठीक है। और सिंपल अब मुझे कौन सा फोल्डर सेलेक्ट करना है, operator.js, ठीक है। तो सिंपल इसके लिए हाँ नोड लिखना है, नोड operator.js। तो ये जैसे ही मैंने लिखा तो आप देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया a प्लस बी इक्वल टू 25, जो कि हमारा एग्जैक्ट बिहेवियर था। अब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैं इसको फटाफट से सब सिंबल को एडिट कर लेता हूँ। इसे माइनस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, आपको बस समझ में आ ही जाएगा। तो इसलिए मैंने सबको एक साथ चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपको मैं कंसोल लॉग करता हूँ, हाँ देखिए। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो जो कि फर्स्ट में आप देखो a प्लस बी का 25 आ गया, a माइनस बी -5 आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ तो थोड़े बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ अब यहाँ बेटर रिजल्ट है। तो a प्लस बी 25 है, a माइनस बी 15 हो गया, a इंटू बी आपका 100 आ गया और डिवाइड करने पे 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको थोड़ा अलग ऑपरेटर देखने को मिल रहा होगा, मॉड्यूलस। तो ये क्या करता है, मॉड्यूलस आपका क्या करता है, सिंपल आपका रिमाइंडर देता है। तो जब भी आपने कभी भी किसी नंबर को डिवाइड किया था, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 11 है, उसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। उसी तरीके से अगर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 21 कर देता हूँ, ठीक है। और इस पे मॉडुलस ऑपरेटर लगाता हूँ। तो मॉडुलस ऑपरेटर आपका परसेंटेज वाला सिंबल है, अगर आप कीबोर्ड पे खोजोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करके % वाला सिंबल लगाता हूँ। फिर से कोड रन करते हैं। तो ओ सॉरी, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, इसको भी चेंज करना होगा। हाँ अब देखो, देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको 22 कर दूंगा तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आना चाहिए, क्योंकि 5 से अगर डिवाइड करेंगे 22 को तो ईजिली आपका 20 तो डिविजिबल हो जाएगा, बस 2 बचेगा। तो वही आपका यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना 2। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। एक होता है आपका पावर बढ़ होता है ना, जैसे कि
2⁴ ऐसा कुछ होता है। तो एक चीज़ मैं भूल गया वो करना, तो मैं यहाँ पे वो ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपो, हाँ पावर लिख देते हैं, समझ में आएगा। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं लेकिन पावर भी आप बोल सकते हो। तो इसके लिए आप स्टार स्टार यूज़ करो, ठीक है। तो डबल स्टार से होता है, तो मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इस नंबर को इस बार ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं 2 और इसको ले लेते हैं, नहीं इसको 4 लेते हैं और इसको 2 लेते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको डबल स्टार लगा देता हूँ, स्टार, ठीक है। अब देखना तो यहाँ क्या है, 2 यहाँ पे है 2⁴, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 16 आएगा ना। और अगर इसको 3 करेंगे तो आप देखना 8 आएगा। मैं इसको करता हूँ तो यहाँ देखो 8 आ गया। तो इस तरीके से पावर काम होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद है एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि आपका जो भी नंबर होगा ना, उसको एक वैल्यू उसका बढ़ा देगा 1 से। जैसे कि आपका नंबर 4 है और उस पर आप प्लस प्लस लिख देते हो तो उसका वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 5। और उसी तरीके से अगर आपका वैल्यू 6 है और उसमें आप माइनस माइनस कर देते हो तो वो एक वैल्यू घट जाएगा, यानी डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे a++ और b माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल वही सिंबल यूज़ करेंगे, प्लस प्लस, और यहाँ पे b माइनस माइनस। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे वैल्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो वैल्यूज़ तो एग्जैक्ट वही हो गए। तो अभी आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं है, जैसा कि तैसा है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप दोबारा इसको एक बार कंसोल लॉक करोगे ना a को, तो उस समय ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ console.log और वापस से a लिखता हूँ, इक्वल टू देते हैं और कॉमा देके a, तो आप देखना इस बार a का वैल्यू बढ़ गया होगा। मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है। यानी a++ का मतलब क्या होता है कि उसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया है, लेकिन उसी समय वो वैल्यू नहीं दिखेगा, वो दिखेगा बाद में। लेकिन अगर आपको उसी समय वैल्यू दिखाना है तो आपको पहले इंक्रीमेंट करना होगा, यानी पहले आपको बढ़ाना होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो प्लस प्लस है ना उसको फ्रंट में दे दो। जैसे कि यहाँ अगर मैं फ्रंट में दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेगा, वो पहले ही बढ़ा देगा। पहले मैं सिचुएशन दिखाया था उसमें क्या हो रहा था कि मैंने उसमें बता दिया कि भाई बढ़ाना है, तो वो क्या किया था, बाद में जाके बढ़ा रहा था। लेकिन अब मैंने पहले लगा दिया प्लस प्लस प्लस, तो वो क्या करेगा, पहले ही बढ़ा देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, 1 मिनट, कमांड ही गलत हो गया, तो आप देखना दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। देखिए दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि पहले ही बढ़ा चुका है, ठीक है। तो होप से आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस लगाया है, तो ये भी काम कर रहा है, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्या ही आप याद रखोगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल बी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, आउटपुट इसका -2 होना चाहिए। देखिए 2 हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, तो बेसिकली आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर भी चुके हो, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया। जैसे a के ऊपर 2 को असाइन करना था, यानी उसमें वैल्यू को डालना था। मतलब उसको बोल रहे कि भाई ये तेरा ये वैल्यू है, तेरा वैल्यू ये है, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर के मदद से कर रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे 3-4 और मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनको अलग अलग करके आपको दिखाता हूँ। तो इस कोड को मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो आप बोलोगे ये क्या हो गया, अभी कोड यहाँ पे ग्रे कलर का क्या हो गया। तो ग्रे कलर का मतलब हो गया कि ये जो कोड है ना, वो अब जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है, जो कि कोड को रीड करता है, वो इसे पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन इस कोड को हम लोग पढ़ पाएंगे। सिर्फ
सिंपली ये आप देख पा रहे हो ना कि console.log, ये तो आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर नहीं पढ़ पाएगा। अगर मैं इस कोड को रन करूं, देखिए तो यहाँ पे कुछ भी रन नहीं हुआ, क्योंकि ये कोड जो है उसके लिए हिडन हो गया, यानी कि उसके लिए छुप गया है, उसके लिए दिख ही नहीं रहा है कि भाई है क्या ये सब, यानी कि वो इग्नोर करके जा रहा है। तो कमेंट बेसिकली आपको समझाने के लिए यूज़ होते हैं कि मान लीजिए कि आप एक डेवलपर हो और आपने कुछ कोड में क्या क्या कर रखा है, तो आपने कुछ कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो जब भी आप इस कमेंट को देखोगे तो आपको पता चल जाए कि भाई ये जो कोड है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर का है, तो ये आप इजीली यहाँ पे पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से कमेंट का यूज़ होता है। तो अभी क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ कमेंट का यूज़ किया है, तो अगर मैं डबल स्लैश है ना इसको हटा दूँ तो ये कमेंट हट जाएगा, और मैं डबल स्लैश लगा दूँ तो ये कमेंट आ जाएगा। तो ये सिंगल लाइन ऑफ कमेंट इसको बोला जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार में सब कमेंट हो जाए, यानी मल्टी लाइन कमेंट आए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ करेंगे एस्ट्रिक का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल स्लैश, डबल नहीं एक ही लगाना होगा, और यहाँ पे स्टार का जो सिंबल है उसे सेलेक्ट करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे दिक्कत है कि अगर मैं इसके नीचे कुछ भी टाइप करूँगा तो वो भी कमेंट आ रहा है, तो उसको हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक एस्ट्रिक एक और लगाता हूँ और स्लैश लगाता हूँ, तो अब क्या होगा, ये कमेंट बंद हो जाएगा। तो ये जो इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो कमेंट हो जा रहा है, और इसके बाहर कुछ लिख रहा हूँ तो अनकमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो होप से आपका जो ये कमेंट का टॉपिक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में और क्या जो जो चीज़ें थी, जैसे कि प्लस इक्वल टू, ये क्या है। तो मैं वापस से दो वेरिएबल्स यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log, और यहाँ पे लिखेंगे ए का वैल्यू है ना, और सिंपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू ए प्लस बी। तो इससे क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि यहाँ ए का जो वैल्यू है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी का जो वैल्यू है वो जोड़ के इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस कोड को अगर रन करता हूँ, ठीक है, तो आप देखो ए इक्वल टू 5 आया, यहाँ पे इक्वल टू भी डाल देते हैं, हाँ, ए इक्वल टू 5। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, जैसे कि यहाँ पे ये जो ए देख रहे हैं ना, डबल डबल रिपीट हो रहा है, तो इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ए को यहाँ से हटा देंगे, और बस इस जो इक्वल है ना ये आपका पीछे जाएगा, ठीक है, यहाँ ये। तो ये आपका एक शॉर्टर तरीका है। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखो एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगा, देखो ठीक आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग माइनस प्लस के लिए भी कर सकते हैं, तो माइनस डिवाइड, और एगो हो गया आपका स्टार, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। मैं इसको रन करूं तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो आपको जितने ऑपरेटर्स मैंने बताए ना, सबके साथ आप ये वाला जो चीज़ चाहो तो कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूब वाला चीज़ है, तो ये उतना समझने में दिक्कत नहीं आया हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये थोड़ा ट्विस्टेड टॉपिक हो सकता है आपके लिए, जो समझने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये मैं आपको अच्छे से तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो इस कोड को भी हम लोग कमेंट कर देते हैं, और इसके ऊपर क्या कमेंट लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे ये कमेंट। तो मैं इस लाइन को ही यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए मैं क्या करता हूँ, दो यहाँ पे वेरिएबल्स वापस से बना लेता हूँ। तो लेट ए इक्वल टू क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, और लेट बी इक्वल टू 7 रख लेते हैं, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, नहीं 2 ही रखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं सिंपल नहीं 3 ले लेते हैं, बेटर समझ में आएगा, सी ले लेते हैं। सी हो गया आपका 10, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद सिंपल पहले चेक करेंगे कि ए इक्वल टू बी है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर का। तो अगर आपने मैथ को पढ़ा होगा तो आपने ये चेक किया होगा कि क्या 3 इक्वल टू 5 है, या 3 इज़ ग्रेट लेस देन इक्वल टू 5 है। ये कुछ ऐसा ऑपरेटर आपने पहले भी मैथ में यूज़ कर रखे होंगे, तो इसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सिंपल console.log करेंगे, और सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा a इक्वल टू बी, ठीक है।
और यहाँ पे मैं फुल कॉलन ले लेता हूँ और कॉमा दे के यहाँ पे लिखूँगा ए डबल इक्वल टू बी। ठीक है, तो अभी आप देखो कोड में एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, जो मैंने डबल इक्वल टू जैसे लिखा यहाँ पे, तो वो दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं, ये दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे एक लिगेजर नाम का एक फॉन्ट है उससे यूज़ कर रहा हूँ, उस वजह से ये क्या हो रहा है, दोनों एक साथ जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये काफ़ी सुंदर दिखाता है कोड को, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो आप इग्नोर करना, आपका ये ऐसा जुड़ेगा नहीं, आपका सिंपल है, ये अलग अलग ही दिखाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, a इज इक्वल टू बी, यानी a इक्वल टू है b का। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है 5 है और 7 है, यानी कि ये इक्वल नहीं है। तो अगर मैं इसको इक्वल बना देता हूँ तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ट्रू दिखाएगा, यानी कि बोलेगा हाँ भाई ये सही है, तुम सही बोल रहे हो, ये इक्वल है, देखिए ट्रू है, सही है। और यहाँ पे हम लोग अब यूज़ करेंगे ट्रिपल इक्वल टू का, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही ऐसा यहाँ पे लैंग्वेज है जिसके अंदर ट्रिपल इक्वल टू यूज़ होता है। पता नहीं ट्रिपल इक्वल टू क्यों बनाया गया है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को बेसिकली यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कॉल इक्वल टू यहाँ पर भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको भी लॉक करते हैं। तो अब देखो आपको दोनों में ये ट्रू दिख रहा है, तो भाई ये दोनों तो सही है, दोनों में सही आ रहा है, तो भाई ट्रिपल इक्वल टू क्यों लाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट में एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि भाई वो बच्चा है, एक चीज़ वो मिस्टेक करता है। जैसे कि मैं ये जो 5 है ना, इसको स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, और वापस से अब इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा भाई a इक्वल टू बी है, लेकिन हमारा ये a इक्वल टू बी नहीं, ये 5 है, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग और नंबर तो दोनों अलग होते हैं, तो फिर भी ये ट्रू क्यों दिखा रहा है डबल इक्वल टू में, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू में बोल रहा है कि भाई ये फॉल्स है। ये इसलिए फॉल्स बता रहा है कि भाई ये तो नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो दोनों इक्वल टू नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस वजह से ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रिंग और नंबर के बीच में भी डिफरेंशिएट कर सकता है। लेकिन अगर डबल इक्वल टू की बात करें तो वो नंबर और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, बोलता है भाई दोनों तो भाई मुझे सेम ही शक्ल के लग रहे हैं, तो भाई दोनों इक्वल ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग अलग यहाँ पे काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में अंतर क्या है। ठीक है, और कंपैरिजन के लिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है या इस नंबर से इक्वल है कि नहीं, ऐसा सिचुएशन होगा। तो उस केस में आप लोग यूज़ करोगे नॉट का। ठीक है, तो नॉट में क्या करना पड़ता है, सिंपल जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो इक्वल टू के आगे लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ इक्वल टू के आगे मैंने लगाया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये चेक करो। ठीक है, मैंने कंपाइलर को बोला कि a इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a क्या है 5 है और b क्या है 8 है, यानी कि ये नॉट इक्वल टू है b है, यानी ये ट्रू आना चाहिए ये लाइन का, और उसी तरीके से ये लाइन का भी वैल्यू ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस कोड को रन करके देखता हूँ, तो आप देखो क्या आ रहा है, a इज़ नॉट इक्वल टू बी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है a इज़ नॉट इक्वल टू बी ट्रू आ रहा है, यानी कि ये नॉट ऐसे काम करता है। उसी तरीके से यहाँ पे और भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे चेक करना है कि जो c है वो a से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा c इज ग्रेटर देन a। ठीक है, यही चीज़ को मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ। तो अभी क्या देखो, c ग्रेटर है a से, हाँ ग्रेटर तो है, यानी ट्रू आना चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रू आ गया। उसी तरीके से अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो b है वो c से लेस देन है कि नहीं, तो b यहाँ पे लिखेंगे b c से लेस है कि नहीं। ठीक है, ये मैं चेक करना चाहता हूँ, तो देखते हैं ये क्या आता भाई, ट्रू ही आएगा, देखिए ट्रू। और यहाँ पे अगर मैं उसको विपरीत कर दूँ कि भाई b ग्रेटर देन c है, तो आप चेक करते हैं, ओ इसको तो कौन चेंज करेगा, इसको भी तो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से आपका ये सब वर्क करता है, और आपको यहाँ दोनों कंडीशन को कंबाइन करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कि आपको
ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी तरीके से आप लोग पूरा लॉजिक लिखोगे। तो अगर आपको ये जो कंपैरिजन और पैटर्न सही से समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर से समझ लो, क्योंकि इसी से आप आगे के जितने भी लॉजिक होगे ना कोडिंग का वो लिख पाओगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझना। ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये जो ऑपरेटर है ना वो थोड़ा आपका दिमाग झन्ना देगा। शुरू में लगेगा कि भाई ये है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई नहीं, मैं हूँ आपके साथ, आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, और दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, इस पर कॉन्स्ट लेट लिखते हैं, लेट, और वेरिएबल का नाम इस बार रखेंगे डी में मैं स्टोर करूँगा 5 को, और ई में रखूँगा 9 को। ठीक है, तो जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ना वो आपका बूलियंस पे काम करते हैं। आप बोलेगे बूलियंस क्या हो गया, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं console.log लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे चेक करता हूँ कि d इज़ ग्रेटर देन e है, एंड का सिंबल लेंगे, ये आपका एंड ऑपरेटर है, ये वाला मैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद एक और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट h इक्वल टू 6। ठीक है, और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या e इज़ ग्रेटर देन h है, तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो d इज़ लेस देन e है, यहाँ पे देखो d क्या है 5 है और e से लेस है, ये ट्रू हो गया। और ये जो चीज़ आप देखो e इज़ ग्रेटर देन h, यानी ये भी ट्रू है, यानी e जो है h से बड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो लाइन आप देख रहे हो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो आप देखो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं लिखता हूँ, जैसे कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये यहाँ लॉजिक से हिसाब से क्या रिटर्न करता है, ट्रू। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में पढ़ाया था ना, ये सब चीज़ें जो मैंने ऊपर में पढ़ाई, तो लॉजिक के हिसाब से ये चीज़ ट्रू रिटर्न करेगा, उसी तरीके से ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब भी ये जो और देख रहे हैं ना, और ये और ऑपरेटर, इसको अगर आपको ट्रू, दो को ट्रू का वैल्यू मिलता है ना, तो वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। वही चीज़ को मैंने इस जगह जो ट्रुथ टेबल होता है उसमें लिख रखा है। जैसे देखो, अगर यहाँ पे 2 ट्रूज आएंगे तो उस केस में यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, एक को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो अब ये फॉल्स हो गया। तो आप देखो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। और अगर मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ तो अभी भी आप देखो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं और ये इस लॉजिक पे काम कर रहा है। ठीक है, तो आप इस ट्रुथ टेबल को समझ लेना कि और कैसे काम करता है। तो बेसिकली अगर आप 2 ट्रू पास करोगे तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। जब भी एक फॉल्स आ जाएगा ना गलती से भी, तो वो फॉल्स ही रिटर्न करने वाला है। ठीक है, और उसी का जस्ट उल्टा होता है और को क्या चाहिए होता है, बस एक भी ट्रू उसको मिल जाएगा ना तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस केस में आप देखो कि इसे 2 ट्रू मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रू हो रहा है ना, ये 2 ट्रू मिल रहा है तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। उसी तरीके से एक ट्रू यहाँ मिल गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी ट्रू मिल गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन इस केस में आप देखो एक भी ट्रू नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो मैं और का भी एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में देखो दोनों फॉल्स हैं तो क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए ना। देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है और गलती से मैं एक केस को ट्रू बना देता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रू हो गया, d इज़ लेस देन e है, तो अब ये रिटर्न करेगा ट्रू। आप देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो होप से आप ये जो लॉजिक टेबल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये नॉट क्या करता है, सिंपल उसको उल्टा कर देता है। तो अगर ट्रू के अगर आप आगे नॉट लगा दोगे तो वो उल्टा कर देगा। तो मैं जस्ट इससे अभी प्रिंट कर रहा हूँ, ये चीज़ आप देखना, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। ठीक है, तो बस इसका लॉजिक को अगर मुझे उल्टाना है, यानी इसको मैं आगे में नॉट लगा दूंगा, तो अब ये देखना यहाँ पे नीचे में ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ देखना, यहाँ देखिए ट्रू रिटर्न किया, तो बस ये उल्टा देता है। ये जो नॉट लॉजिक क्या करता है, बस उसे उल्टा देता है। और गाइज लास्ट में एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि काफ़ी कम यूज़ होता है, इसलिए कोई इसके ऊपर में बात नहीं करता। मैंने तो कभी इसका यूज़ किया ही नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको सीख के शायद कोई फ़ायदा है नहीं।
तो बेसिकली बिट के ऊपर जो ऑपरेशन होता है, जिसके 010 उसके ऊपर जो ऑपरेशन होता है ना, उसको बिटवाइज ऑपरेटर के मदद से किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको सीख के फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो गाइस अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते क्या है। तो मान लीजिए कि आपका एक कंडीशन है कि भाई अगर मैं इतना हाइट का हूँगा तो मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, अगर मैं इस हाइट का हूँ तो मैं इस कैटेगरी में आता हूँ। तो एक कंडीशन आपने बना दिया और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कोड रन करोगे। तो जब भी आपका एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये कोड रन होगा, अगर दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो दूसरा कोड रन होगा। तो बेसिकली आपका जो प्रोग्रामिंग होता है ना, वो कंडीशन पे ही वर्क करता है कि अगर मान लीजिए किसी यूज़र ने एक बटन को क्लिक किया तो ये पेज दिखाना है, अगर यूज़र ने इस बटन को क्लिक किया तो ये पेज दिखाना है। तो बेसिकली कोई भी कमांड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग कंडीशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल एक्सप्रेशन में यहाँ पॉपुलर 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि एक होगा सिंपल इफ स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पे एक सिंपल सा आप कंडीशन लगाओगे और उस कंडीशन जब वो ट्रू हो जाएगा तो आपका कोड रन करेगा। उसी तरीके से होता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट, जहाँ पे क्या होता है कि आपका अगर इफ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है तो एल्स वाला ब्लॉक रन होता है। उसी तरीके से एक स्विच स्टेटमेंट होता है। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ तो आपको परफेक्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ वापस से मैंने एक फाइल बना लिया है conditional.js से, और सबसे पहले मैं एक कंडीशन लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा स्कोर। यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट स्कोर इक्वल टू 91। ठीक है, यहाँ मैंने एक अपना मैथ में मतलब मेरा ये स्कोर इतना आया। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ना, इसके अंदर आपको क्या करना है, कंडीशंस लिखना है। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं इसके अंदर कंडीशन लिखाता है। उसके बाद यहाँ पे होता है ये करली ब्रेसेस। इस करली ब्रेसेस के अंदर कुछ कोड रहेगा, जो भी आप कोड्स लिखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर यहाँ पे स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा तो उस केस में मैं चाहूँगा कि यहाँ पे console लॉग हो जाए, console.log हो। और console लॉग में मैं लिखना चाहता हूँ यू आर टॉपर। ठीक है, तो जब भी स्कोर 91 के ऊपर होगा तो ये वाला जो हिस्सा हो, देख रहे हैं ना, ये कोड का हिस्सा वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये जो स्कोर है वो 90 से छोटा होगा, जैसे कि अगर मैं कर देता हूँ 89, तब क्या होगा, ये कोड आएगा, बोलेगा आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। यहाँ पे देखेगा कि भाई ये कंडीशन देख रहा है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, ये पूरा लाइन को यहाँ से छोड़ के नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे में तो और कोई कोड है नहीं तो कुछ रन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे नोड conditional.js, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 91, अब ये क्या होगा, यहाँ से वापस कोड रन होगा रन होगा रन होगा, और यहाँ पे चेक करेगा कि भाई ये कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहाँ देखेगा भाई स्कोर 90 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, चलो मेरा काम इसमें शुरू होता है, मैं इस लाइन को अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखना ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं वापस से ये कमांड लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है ना यू आर अ टॉपर, तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो बेसिकली ये जो जगह आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको कंडीशन प्रोवाइड करना है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो कोड होगा उस इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये हो गया आपका इफ स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये जो इफ स्टेटमेंट का जो ये ब्लॉक है ना, इसके अंदर आपको ट्रू वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको ट्रू डायरेक्ट लिख दूं और इसको रन करूं, मैं रन कर देता हूं, तो आप देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फॉल्स लिख दूं, फॉल्स का मतलब कि ये नहीं रन होगा। देखिए यहाँ पे कलर भी इसका थोड़ा फेड हो गया, VS कोड हेल्प कर रहा है कि ये कोड रन नहीं होगा। तो अगर मैं जैसे करूँ तो यहाँ पे ये हो गया, तो मैं वापस से जो था वो लगा दूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसके वजह से ये कोड ब्लॉक्स रन नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। तो मान लीजिए कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक डिफ़ॉल्ट केस रन हो कि भाई ये कंडीशन काम नहीं करता है, तो एक डिफ़ॉल्ट केस हमेशा
होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एल्स लगा दूंगा, एल्स, और एल्स के अंदर मैं इसी कंसोल लॉग को यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखूंगा। यहाँ पे लिखेंगे यू आर एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे यू आर एवरेज स्टूडेंट आ गया। तो जब भी अगर मार्क्स को मैं कर देता हूँ 85, ठीक है, तो अब ये कैसे रन करेगा, पहले आएगा देखेगा, बोलेगा कि अरे ये तो चीज़ फॉल्स है, तो इसको रन नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, ये नीचे आएगा, देखेगा कि भाई इसको तो मुझे यहाँ रन करना है किसी हाल में, क्योंकि ये तो रन हुआ नहीं, तो ये फॉल बैक केस रन होगा, यानी ये डिफ़ॉल्ट वाला केस हमेशा रन होगा। अगर ये नहीं है तो ये करो। ठीक है, बेसिकली इसका यही मतलब है। तो जब भी आप एल्स यूज़ करोगे, अगर आपको ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो ये वाला कंडीशन आपका चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो पहले कंसोल को क्लियर करेंगे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे आ रहा है ना यू आर एवरेज स्टूडेंट, यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है, अब देखते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो एल्स इफ स्टेटमेंट होते क्या है कि आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करना होता है। यहाँ पे अभी फिलहाल कितने कंडीशंस है, सिर्फ एक कंडीशन मैंने यूज़ किया कि स्कोर अगर 90 से ऊपर होगा तब ये वाला। अगर मेरा मन करे बीच में कि मेरा एक और कंडीशन होना चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एल्स इफ और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा। तो यहाँ पे अभी सिंटैक्स रॉन्ग है, यहाँ पे आपको इसके लिए भी एक कंडीशन देना होगा। तो कंडीशन के लिए ये ब्रैकेट लगता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है और इसको कंडीशन यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जब स्कोर ग्रेटर देन 40 रहेगा। ठीक है, उस केस में मैं कंसोल लॉग कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है ये वाला यू आर एवरेज स्टूडेंट, ये मैं यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यू आर नॉट पास्ड, ये वाला कॉपी करते हैं यहाँ। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या हो रहा है मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आया कंपाइलर, यहाँ पे देखा भाई स्कोर 85 है, इसके बाद ये गया यहाँ, फिर यहाँ चेक किया क्या स्कोर 85 90 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स, तो इस लाइन को ये कोड ब्लॉक्स को छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा कंडीशन में आया, फिर देखा कि क्या स्कोर 40 से बड़ा है, हाँ ये तो बड़ा है, तो फिर क्या क्या ये वाला लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो चलिए मैं ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको क्लियर करते हैं और वापस से रन। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है यू आर एवरेज स्टूडेंट। अगर मैं इसको फेल कर देता हूँ, बंदा को 35 ला देता हूँ इसका मार्क्स, और अब देखते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है ना यू आर नॉट पास। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो जब भी आपको मल्टीपल यहाँ पे कंडीशंस लगानी है तो आपको एल्स इफ का यहाँ पे यूज़ करना है। तो आप जितनी मन चाहे उतने एल्स इफ लगा सकते हो। अब देखो ठीक काम करेगा। ठीक है, जितना मन करे, और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ 30 क्लिक कर दो, 10 क्लिक कर दो, जो मन करे आप कर सकते हो, जितना कंडीशन लगाना होगा कर सकते हो। और जब भी इन सब में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये लास्ट वाला जो एल्स ब्लॉक है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप कंडीशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैंने सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसको नोट्स को सही से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने कमेंट्स में भी सारे कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं, आप सिंपल इस कॉपी करके इस कोड को आप रन करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो सिंटैक्स है इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है। तो उससे पहले हम लोग एक स्विच स्टेटमेंट है उसको यूज़ करके इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच लेते हैं, स्विच। ठीक है, और स्विच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू में मैं पास कर देता हूँ अभी के लिए 1। ठीक है, 1 पास कर दिया। अब यहाँ पे केस होता है, मतलब केस अभी मैं लिख देता हूँ तब समझ में आएगा, केस 1। ठीक है, और केस 1 यहाँ गड़बड़ हो गई, 1 यहाँ होगा, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करूँगा दिस इज़ 1
ठीक है। इसके बाद एक और लिखूँगा केस 2, 2 यहाँ होगा, और यहाँ लिखेंगे console डॉट लॉग, और यहाँ लिखेंगे दिस इज 2, ठीक है। और इसी का मैं फटाफट से 2-3 कॉपीज़ बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। और लास्ट में एक होता है डिफ़ॉल्ट, जैसे कि यहाँ पे एल्स होता था ना, ये एल्स वाला, वैसा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है। जब इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगा तब ये रन होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं आई एम डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है। अब देखते हैं, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं और रन करते हैं। रन करने के लिए सिंपल लिखने हैं नोड ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। पहले क्या हुआ मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, कब प्रोग्राम आपका शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे पहले देखा यहाँ 1 है, तो यहाँ पे मैच किया कि 1 वाला केस कौन सा है, ये है, तो ये केस रन कर दो, ठीक है। फिर ये केस रन हो गया, तो ये वापस यहाँ से नहीं गया, फिर से क्या हुआ, ये नीचे चला गया, केस 2 भी रन कर दिया, केस 3 भी रन कर दिया, केस 4 भी कर दिया, और ये भी रन कर दिया, ठीक है। तो इसको बिहेवियर को ठीक करने के लिए लास्ट में आपको ब्रेक लगाना होगा, ठीक है। ब्रेक लगाना, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ता है ना काम हो जाने पे, तो वैसा यहाँ पे एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो सब कुछ यहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लाइन मतलब कोड एग्जीक्यूशन को रोक देगा, ब्रेक लग कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ और एक बार फिर से रन करता हूँ। तो इस बार आप देखो क्या प्रिंट हुआ, दिस इज 1, दिस इज 1 हुआ, क्योंकि इस बार क्या हुआ, मैं फिर से आपको फ्लो बताता हूँ। तो पहले गया ये स्विच स्टेटमेंट में, यहाँ पे वैल्यू क्या था 1, फिर ये केस को मैच किया, जो केस है इसके अंदर क्या है 1 है, यानी ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो अब क्या करेगा, ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा और ये ब्रेक से इस स्विच से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। स्विच से बाहर निकल जाएगा। पहले क्या हो रहा था, मैंने ये ब्रेक नहीं लगाया था, ठीक है, ये ब्रेक नहीं लगाया था, तो ये क्या कर रहा था, नीचे आ जा रहा था, फिर ये नीचे आ जा रहा था, तो इस वजह से सब कुछ एक साथ प्रिंट हो जा रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 कर दूंगा, ठीक है। और इस बार मैं फिर से रन कर देता हूँ। तो देखो इस बार रन हुआ, यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंट 2 कैसे हुआ, पहले यहाँ पे देखा भाई वैल्यू क्या है 2 है, पहले देखा ये केस मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, फिर देखा ये केस मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है, तो इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर दो और ये कर दो, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे बिहेवियर देख रहे हो, ये एकदम इसी टाइप से वर्क कर रहा है, ये चीज़ जो देख रहे हैं ना इसी टाइप से। तो बेसिकली जो स्विच होता है ना वो आपका काफ़ी क्लीन लुक देता है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल आप देखो, मैं इसका कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ये क्या किया है कि नंबर 1 नंबर 2 ले लिया है, ठीक है। और अभी क्या है यहाँ पे ऑपरेशन में मैंने एक स्ट्रिंग लिया है प्लस, ठीक है। तो जब भी कोई प्लस यहाँ पे वैल्यू में रहेगा तो उस केस में मैं इस प्लस का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा हूँ, यहाँ स्विच में पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि अगर प्लस का केस है तो उस केस में रिजल्ट में क्या स्टोर करना है, नंबर 1 और नंबर 2 का वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर कर देना है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस है तो अब क्या होगा, सबसे पहले जाएगा यहाँ पे ऑपरेशन में माइनस का वैल्यू आएगा, तो देखेगा कि भाई केस में माइनस है नहीं है, तो ये लाइन को स्किप कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा, देखेगा कि भाई यहाँ पे माइनस है, हाँ यहाँ पे माइनस है, तो अब क्या करेगा, रिजल्ट के अंदर num1 माइनस num2 कर देगा और ये वैल्यू डाल देगा, ठीक है, रिजल्ट के अंदर, ठीक है। अब क्या मान लीजिए कोई बंदा गया और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ऐसे जो मन किया जो भी लिख दिया, कोई भी सिंबल नहीं था, तो तब अब क्या होगा, यहाँ गया देखा ऑपरेशन में वैल्यू गया, फिर यहाँ देखा कि क्या केस मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, फिर देखा यहाँ केस मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, धीरे धीरे मैच नहीं करते करते थक गया, सारे केस को यहाँ पे इसने टेस्ट किया, ठीक है। और उसके बाद इसने देखा कि भाई अब तो भाई कहीं नहीं काम बन रहा है,
तो ये डिफ़ॉल्ट वाला जो केस है इसको रन कर दो, रिजल्ट में ये डाल दो। ठीक है, तो मैं इस कोड को आपको रन करके दिखाता हूँ। तो लॉग कर लेते रिजल्ट को, लॉग रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए इनवैलिड ऑपरेटर करके आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर देता हूँ इंटू, इंटू का सिंबल डाल देते हैं इंटू, अब देखो क्या आएगा, 40 आ गया। तो बेसिकली अब कौन सा रन होगा, ये वाला केस रन कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस को मतलब कंडीशंस लगा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा पुराना एग्जांपल था, जैसे कि ये वाला। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, फालतू वो चीज़ें यहाँ से मैं हटा देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ तक हटा देते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग स्विच स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए लॉक कर मतलब कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका स्विच केस था ना, इसको नीचे रखेंगे। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में यहाँ दे रखा है, आपको क्लीन लुक यहाँ मिल जाएगा। तो इसको हम लोग को स्विच के जरिए लिखना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे स्विच, स्विच के अंदर मैं लिखूंगा स्कोर। ठीक है, स्कोर लिखा मैंने, और अब क्या करेंगे, ये लिखना है, यहाँ पे टेस्ट करना है केस। ठीक है, तो केस लिखेंगे और स्कोर यहाँ होगा ना, स्कोर ग्रेटर देन 90। उस केस में मैं ये प्रिंट करूँगा console लॉग, ये वाला। ठीक है, इसके बाद एक और कंडीशन है जिसमें कि ये 40 है और ये वाला लॉक करना है। ठीक है, उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट केस है, डिफ़ॉल्ट केस में आपका ये लाइन जाएगा। ठीक है, और स्विच के अंदर आपको ब्रेक करना पड़ता है, नहीं तो आपका सब एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। पता है ना आपको, मैंने बताया था। तो सब का एंड में लगा देंगे ब्रेक, ब्रेक। ठीक है, अब इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। और एक चीज़ मैं भूल गया, उसको फिक्स कर लेते हैं, स्कोर को अनकमेंट कर देते हैं। हाँ ठीक है, अब रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यू आर नॉट पास्ड। ठीक है, लास्ट वाला आ रहा है, तो मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, 90 करते हैं। ठीक है, 95 कर देते हैं, यानी कि ये आना चाहिए यू आर ए टॉपर। तो अभी भी आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट केस। तो ऐसा इसलिए आ रहा है, अगर मान लीजिए आपको एफ एल्स वाला जो ये वाला सिंटैक्स इसमें भी फॉलो करना है ना स्विच में, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है, यहाँ पे आपको सिंपल ट्रू रखना है। ठीक है, ट्रू रखना है। तो अब क्या करेगा ये, अब बिहेव किस तरीके से करेगा, आपका एफ एल्स ये जो सिंटैक्स देख रहे हैं ना, इसके जैसा वर्क करेगा। अब देखो ये सही काम करना चाहिए। देखिए यू आर ए टॉपर, अब मैं इसको 45 देता हूँ, तो ये आना चाहिए एवरेज स्टूडेंट। देखते हैं, अरे बार बार रन करना। हाँ, अब देखो यू आर अ एवरेज स्टूडेंट आ गया। तो ये एकदम मस्त मक्खन चल रहा है। अब लास्ट में एक है टर्नरी ऑपरेटर, जो कि मैं आपको ऑपरेटर में ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन ये मुझे लगा कि आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट में ही समझ में सही आएगा। ठीक है, तो मैं इसी एग्जांपल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके थ्रू ही आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले वाला ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और चलते हैं बॉटम में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको मैं ठीक कर दूँ, यू आर नॉट टॉपर। इसको कॉपी करके इसको फिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल ही रॉन्ग था, अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसके वजह से हम एक कंडीशन लगा रहे हैं और इस कंडीशन के अनुसार हम लोग कंसोल लॉग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग छोटे तरीके से कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ लिखा है, मैं फिर से आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो कंडीशन है यहाँ से मैं डायरेक्ट उठाऊँगा, ये यहाँ आ गया। उसके बाद
ये लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद आपका ये जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लगेगा ये फुल कॉलन, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ से पेस्ट। तो अभी देखो यहाँ पे सब कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप जब भी टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं लगाना होगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए ऊपर वाला फिक्स हो गया और ये चीज़ भी नहीं लगेगा। यानी कि वन लाइनर आपका जब भी कोड होगा उस केस में आपको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से भी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो अभी आप देखो ये दोनों जो कोड है ना वो आपको एकदम सेम आउटपुट देंगे, ये कोड और ये कोड दोनों आपको सेम ही आउटपुट देंगे, ठीक है। तो ये एकदम शॉर्टर तरीका है आपको ये वाला कोड लिखने का। तो क्या हमें हर जगह टर्नरी ऑपरेटर ही यूज़ करना चाहिए? तो मैं बोलूँगा नहीं यूज़ करना चाहिए। वो एक कहीं कहीं सिचुएशन होगा जहाँ जहाँ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर वन लाइनर कोड है, जैसे कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो ये वन लाइनर कोड है। मान लीजिए अगर ये इतना लंबा कोड होता, ये भी इतना लंबा कोड होता, तो क्या आप इतना सारा कोड टर्नरी ऑपरेटर में देते तो बेकार हो जाता, ठीक है। तो जब भी आपका वन लाइनर कोड रहेगा तब उस केस में आप टर्नरी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हर जगह इसको मत यूज़ करना ये सोच के कि भाई ये छोटा सा है। तो बेसिकली इस सिंटैक्स में थोड़ा समझने में इशू आता है, इसलिए आप ये ज़्यादातर यूज़ करो। कहीं कहीं जहाँ पे कम कोड लिखना है उस जगह आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी कंडीशनल एक्सप्रेशन थे मैंने लगभग आपको सब बता दिया है। इतना में सब काम हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व करो और खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होगा तब मेरा सॉल्यूशन देखना, पहले आप ट्राई करो खुद से हो जाए, क्योंकि खुद से ट्राई करने से ही आप सीखने वाले हो, ठीक है। अगर आप देख देख के टाइप करोगे तो नहीं सीखोगे, पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि जितना मैंने यहाँ लेक्चर में बताया है उसके ज़रिए ज़रूर से वो सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। गाइस अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने हैं जो कि मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहले आपको एक कोड लिखना है जिससे पता चल पाए कि जो पर्सन है वो एडल्ट है कि नहीं, ठीक है। आपको ये पता करना है। दूसरा आपको ये पता करना है कि आप जो नंबर दे रहे हो इनपुट में वो क्या इवन है या फिर ऑड है, ठीक है, ये पता करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है और चेक करना है कि क्या नंबर जो आप दे रहे हो वो डिविजिबल बाय 5 एंड 15 यानी दोनों से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम है जो कि आपको करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब सॉल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर सॉल्यूशन नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 1 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1.js, ठीक है। और इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है मैं कॉपी करके डाल देता हूँ और इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्लियर कर लेंगे कंसोल को। तो सबसे पहले बोल रहा है कि राइट अ कोड टू चेक अ पर्सन इज एडल्ट और नॉट। तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट करेंट एज, ठीक है। तो करेंट एज मान लीजिए अभी 45 हो रहा है बंदे का, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल सा एक चेक लगाएंगे, इफ करेंट एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18 देन console.log you are an adult, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल एल्स लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे console.log you are माइनर या नॉट एडल्ट, जो मन करे, नॉट एडल्ट, ठीक है। अब इस कोड को रन करते हैं। तो ls करेंगे, ls तो जाना है cd सॉल्यूशन। अब कोड रन करने के लिए लिखेंगे नोड question1.js। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यू आर
एडल्ट, यानी कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है। उसके बाद हम दूसरा टेस्ट केस देखेंगे जहाँ पे इसे 14 दे देंगे। अब रन करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है यू आर नॉट एडल्ट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मेरा सही से वर्क कर रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2.js, मैं क्वेश्चन कॉपी करके लाता हूँ, ये है ना कॉपी, और इसे पेस्ट करते हैं, इसे कमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट ए कोड टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, तो एक नंबर दे देते हैं, करेंट नंबर, हाँ सिंपल एक नंबर ही दे देते हैं, नम। ठीक है, नम में अभी स्टोर करते हैं 66, जो कि अभी इवन लग रहा है। तो सिंपल एक चेक लगाएंगे, इफ़ नम इज, डिवाइड करेंगे 2 से, उस अगर 0 आता है, डिवाइड सॉरी रिमाइंडर निकालेंगे अगर इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसे प्रिंट करेंगे लॉग इवन नंबर। ठीक है, और दूसरे केस में सिंपल ये ऑड हो जाएगा, console.log ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये जो चीज़ देख रहे हैं, आपको इससे क्या लिखता है, रिमाइंडर मिलता है। तो अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 66 ले रहा हूँ। ठीक है, 66 का अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 0। क्या 0 इक्वल टू 0 है? यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, क्या 0 इक्वल टू 0 है? अगर हाँ तो ये इवन नंबर है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑड नंबर होता, यहाँ पे अगर ये रहता, तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आता है, 1। जैसे यहाँ पे मान लेना A67 है, उसको रिमाइंडर निकालते तो 1 आता। 1 क्या 0 से इक्वल है? नहीं, तो ये कोड रन नहीं होता और ये वाला रन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम कोड को रन करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 है ना, देखिए यहाँ पे ऑड आ रहा है, ऑड नंबर। उसके बाद मैं इसको 32 करता हूँ, फिर से रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया इवन नंबर। चाहे तो हम लोग यहाँ पे नंबर को भी प्रिंट करा सकते हैं तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ लिखते हैं नम, कॉमा लगेगा यहाँ पे नम। ठीक है, क्लियर, फिर से रन करते हैं तो देखिए नंबर हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 का, प्रॉब्लम नंबर 2 का। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, वापस से यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे question.3.js, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब सिंपल मैं क्लियर कर देता हूँ कंसोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है स्विच स्टेटमेंट, और चेक करना है कि नंबर क्या डिविजिबल बाय 5 एंड 15 है कि नहीं। ठीक है, ये चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल जो पहले नंबर ले लूँगा कॉन्स्ट नम, और मान लीजिए अभी डिविजिबल है तो 75 करते हैं, और यहाँ पे स्विच लेते हैं और यहाँ पे ट्रू पास कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे केस लेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि नम को पहले हम लोग डिवाइड करेंगे ना, मतलब रिमाइंडर निकालेंगे 5। तो 5 से अगर मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो क्या आएगा, 0 आ रहा है। ठीक है, और एक और चेक लगाएंगे एंड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नम, फिर से यहाँ पे ये लगाएंगे और रिमाइंडर, और यहाँ पे 15 लिखेंगे और इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा केस होगा। तो यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ तो समझ में आएगा। तो जैसे पहले मैंने इवन के लिए किया था ना, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, ये 0 आ रहा है यानी कि 5 से डिविजिबल होगा।
अगर इसका रिमाइंडर इस केस में भी 0 आ रहा तो ये 5 से होगा। अगर दोनों अगर मान लीजिए ट्रू आ जाएगा तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर एंड है, यानी कि ये केस ट्रू हो जाएगा पूरी तरीके से और हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो console.log सिंपल यहाँ करेंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 15। ठीक है, और यहाँ कॉमा दे के लिख देंगे नंबर को। ठीक है, नम, और इसको ब्रेक कर देंगे नहीं तो कोड एग्जीक्यूट होगा। और एक डिफ़ॉल्ट केस में मैं डाल देता हूँ नॉट डिविजिबल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय लॉजिक, हाँ नॉट डिविजिबल, बस इतना ही। ठीक है, यहाँ भी ब्रेक लास्ट में जोड़ देते हैं, ब्रेक। तो चलिए कोड को रन करते हैं और टेस्ट करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो थर्ड था, तो यहाँ पे दिखा रहा है नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 15। ठीक है, उसको 74 करते हैं। यहाँ नॉट डिविजिबल आ गया। ठीक है, अब एक केस बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसी केस को ऊपर ले जाता हूँ और डिविजिबल बाय ये रखता हूँ और ये केस हटा देता हूँ। और एक केस में देखते हैं कि 15 से सिर्फ डिविजिबल है। ठीक है, नहीं 15 में तो दोनों आ जाएगा ना, इसलिए रहने देते हैं। ठीक है, ये केस है कुछ। तो अब देखिए क्या आता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 35 जो कि सिर्फ 5 से डिविजिबल है, तो 5 वाला रन होगा, देखते हैं। देखिए डिविजिबल बाय 5 आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि 3 से चाहिए तो 3 का कर सकते हैं, तो आप जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो होप से आपको सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल गए होंगे और आपसे ये प्रॉब्लम इजी वाले हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं, आप फिर से करो प्रैक्टिस, आपसे ज़रूर से हो जाएगा।